ओके, वेलकम, गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सभी का आज दोपहर के 12 बजे के इस सेशन में, जहां पर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वार्तालाप करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जो कि दिन ब दिन काफी रैपिडली बढ़ रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। और उसके कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम कंट्रोल करने की भी कोशिश करें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक सदस्य को, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को उसका खुद का योगदान देना पड़ेगा उन चीजों को रोकने के लिए, उन चीजों का एटलीस्ट थोड़ा कम करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग ये चीज है जो कम, मतलब पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता, बट हमारी थोड़ी सी कोशिश उसे कम करने में काम आ सकती है। अगर हम लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो शायद किसी ना किसी तरीके से वो कम हो जाएगा। जैसे मुझे अभी ऐसा लगता है कि काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह भी जो मैंने पढ़े ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो काफी, मतलब इतना ज्यादा उसका जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है हमारे एक्टिविटीज की वजह से। हम जो यूजुअली एक्टिविटीज करते हैं उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। और और उसके साथ में जो ग्रीन हाउस होते हैं, मतलब गैसेस जो होते हैं, सोलर हीटर जो होते हैं, ये सारी चीजों की वजह से भी उसका जो बढ़ने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो चुकी है। जो हमारे सी लेवल जो है वो भी काफी ज्यादा, हम सुन रहे हैं सी लेवल काफी बढ़ रहे हैं, प्लस उसके साथ में जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो भी काफी ज्यादा मेल्ट हो जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे सीवियर हम लोग वेदर में चेंजेस देख रहे हैं। काफी सारे वेदर के अंदर भी, वेदर के वजह से भी, मतलब वेदर का भी काफी सारा हम लोग बहुत प्रकोप देख रहे हैं कि बहुत बहुत जगहों पे बहुत तरीकों से स्टॉर्म्स होना, सुनामीज होना, या फिर कोई भी तरीके का, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। पहले से काफी ज्यादा ये सारी चीजें जो है इनकी इंक्रीज हो चुकी है। इकोसिस्टम वगैरह जो है वो चेंज हो भी रहा है, तो भी उसमें ये हो जा रहा है कि हम चाहे खेती बाड़ी करें, कुछ भी, उसमें भी प्रोडक्शन के हिसाब से भी उसमें उस पर भी कोई ना कोई तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। उसी की वजह से हमारे ऊपर, हम इंडिविजुअल, हमारे ऊपर इस चीज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। हम हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, चाहे हम कोई भी तरीके से रहे, उस चीजों की वजह से इन चीजों पे पड़ रहा है। आप लोगों का इसके ऊपर क्या मानना है? आप लोग क्या मानते हैं, मतलब आप लोग क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में? आप लोग प्लीज अपने अपने राय शेयर कीजिएगा। क्या क्या रीजन है आप लोगों को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा हद तक बढ़ रहा है? जैसे मैं एक रीजन बताती थी जो मुझे ऐसा लगता है कि फिशिंग एक ऐसी रीजन है, मतलब ओवर फिशिंग जो भी एक ऐसा एक रीजनिंग है जिसकी वजह से भी मतलब ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ खाना गलत है या किसी चीज का इनटेक करना गलत है, बट वो भी ऐसे हो जा रहा है कि एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। वो लिमिट के ऊपर कोई चीज का अगर इनटेक होना, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। वो भी थोड़ा सा दूषित होता है, वो भी थोड़ा सा गलत परिमाण में होता है। जिससे फिशिंग भी एक ऐसी चीज है जो पहले काफी कम होती थी, बट फिशिंग अब जो है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। लाइफ जो है वो खत्म हो रही है काफी ज्यादा। इसमें देखा जा रहा है कि मरीन लाइफ जो कि बहुत एक लिमिटेड इसमें हो रहा है। तो चाहे कोई भी चीज में, चाहे वो फॉरेस्टेशन हो, चाहे वो कोई भी तरीके से हो, एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज कहीं ना कहीं से घटती जा रही है। अ, काफी सारे लोगों ने हाथ रेस किया है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बहुशा मकदम जी, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, ma'am. I need to ask for a question that how does English work? सॉरी, ओके। मऊगा मकदम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे? ओके, तो अभी मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया, ओवर फिशिंग एक ऐसी चीज है जो कि बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब अच्छी बात है, फिश खाना अच्छी चीज है, प्रोटीन होता है उसमें, हमें काफी सारा आहार मिलता है। बट वो ऐसे हो जा रहा है कि वो इतना ज्यादा एक्सपांड हो जा रहा है, वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि जो मरीन लाइफ है वो भी काफी ज्यादा खत्म हो जा रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कहीं से भी कि वेज नॉन वेज खाना गलत है। अगर आप वेज भी खाते हैं तो उसमें जो होता है कि फॉरेस्टेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो उसमें भी जो है एनिमल्स पे प्रभाव पड़ेगा। बट
कोई ना कोई चीज से एक बीच का माध्यम हमें कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन का भी जो इनटेक हो वो भी स्टेबल रहे और साथ ही साथ सारी चीजें बरकरार भी रहे। सैयद रिजवान हैदर जी, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं सर। हाँ हेलो। जी सर। तो खाने पीने की चीज से तो उतना ग्लोबल हम उसमें तो असर नहीं पड़ता है, लेकिन हम मेरे ख्याल से आजकल जो गैस वगैरह का इतना प्रॉब्लम, जैसे एसी हम लोग ज्यादा यूज करने शुरू कर दिया बड़े बड़े शहरों में इतना। अब तो हर घर में एसी का एक दो नहीं, हर रूम में एसी चाहिए, जिसकी एग्जैक्टली। वजह से भी ग्लोबल ज्यादा वार्मिंग हो रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा अच्छा यहाँ लोग एकदम 18 पे चलाएंगे, सिर्फ 16 पे चलाएंगे, जबकि ज्यादातर 24 से नीचे आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा। ज्यादातर देखिए एकदम चिल करके चलाते हैं, वो और ज्यादा ही हार्मफुल होता है सेहत के सही लिए भी और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी, दोनों के लिए। सही कहा सर, ये आपने बहुत सही चीज की, क्योंकि ये मैं पर्सनली मेरे इससे भी कहती हूँ, क्योंकि हम लोग भी एसी चालू करते हैं। हम लोग कोलकाता में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो हम लोग भी एसी चालू करते हैं। फिर जैसे आपने बताया कि 24 तक होना एक लिमिटेड है। अब मैंने भी देखा कि मैं भी एक कारण हूँ जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि मैं कल 16 पे चला रही हूँ। तो तो वो इसीलिए एक हम पर्सनल खुद के ऊपर अगर ले ले, एक लिमिटेशन रखे कि हाँ ये टाइम से ये टाइम तक हम लोगों को चलाना चाहिए, ये टाइम से ये टाइम तक हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, इतने टेम्परेचर पे फॉलो करना चाहिए, तो शायद चीजें बैलेंस हो सकती है। यस यही। ये काफी अच्छा पॉइंट रखा सर आपने, और ये मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील करा है, तो थैंक यू सो मच ये पॉइंट पे रखने के लिए। अब मैं भी कोशिश करूंगी कि जब मैं एसी चलाऊं तो वो 24 एटलीस्ट 24 तक रहे और उसके नीचे ना जाए टेम्परेचर, ताकि थोड़ा बहुत बैलेंस हो सके और एक पर्टिकुलर टाइम तक मैं चला सकूं। ज्यादा मतलब कभी कभी बहुत सर ज्यादा ऐसा ही। जैसे मान लिया रूम ठंडा हो जाए उसके बाद आप उसको बंद कर दीजिए और हाँ। पंखे से काम चलाइए। करेक्ट लेकिन करेक्ट। यहाँ लोग 24 घंटा एकदम ऐसे ही पे निर्भर रहते हैं। राइट, हम लोगों का भी वैसे ही। राइट, वो रात को जो चालू करता है वो मतलब डोर या तो दरवाजा वगैरह सब पैक बंद करके रखे, एसी चालू कर ले, फैन से पूरे घर में हवा स्प्रेड हो जाएगी। उसके बाद आप लोग एसी एक दो घंटा, एटलीस्ट 2 घंटे के बाद आप लोग बंद कर लीजिएगा जब आप सोने चले जाएंगे, तो बेटर होता है वो। और उसके वजह से चलाने पे भी ये भी हो जाता है। काफी सारे लोग ऑब्वियसली पूरा पूरा दिन चलाते हैं, वो बहुत गलत चीज है जो नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत सर्वाइव करना बिना एसी के भी हमें आना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी चीजें हो सकती है, हमें नहीं पता है। वो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के तरीके से भी नहीं, हमारे नॉर्मल रहने के तरीके से भी, कि हमें दोनों कंडीशंस में रहना अच्छे से आना चाहिए। उन चीजों को भी थोड़ा ध्यान में देकर हमें चलना चाहिए। भाउसो मकदम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने हैंड रेस किया है। ओके, भारत भूषण सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट। हेलो। हाँ जी हेलो। प्लीज बताएं सर। हाँ, मैं एक किसान हूँ। ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसानों पे हो रहा है, फसल पे हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसलिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा, अभी आप तो एसी चालू करके बैठेंगे, इधर किसान कुछ नहीं कर सकता, पर फसल के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। अभी टेम्परेचर बढ़ के 39-40 डिग्री हो गया है। फसल कैसे सफ़र करेगा और आपका खाना पीना कैसा मिलेगा सब लोगों को इस फसल से? राइट। इसलिए बहुत कुछ करना है किसानों के। और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप सिटी में रहने वाले लोग जो भी करना है, जो सोच समझ के करिए। तो आने वाला बहुत संकट भारी होगा। ये फसल नहीं आए तो हम खाएंगे क्या? सही कहा सर आपने। हम्म। तो सोचो, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे। बारिश टाइम पर नहीं हो रहा है, फसल टाइम पर नहीं आ रहे हैं। ये सब बहुत गहरा संकट है अभी। सही कहा सर आपने। ये चीज आपने सही कही, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो एक एक करके भी अगर एक इंसान, मतलब एक फैमिली भी अगर करना स्टार्ट करेगा, तो वैसे करके काफी सारी फैमिलीज, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे फसल वगैरह के ऊपर भी जैसे काफी सारे फैक्ट्रीज बन रहे हैं या कोई भी, इतने केमिकल टॉक्सिन वगैरह होते हैं जिसका जो निकाल मतलब आता है, जिसकी वजह से हम भी प्रदूषित होते हैं, हमारे जो खान पीन का पदार्थ है वो भी प्रदूषित होता है, और साथ ही साथ में उतनी ही बीमारियां, उतनी ही चीजें दूषित भी होती है। ये काफी अच्छी चीज आपने कही, थैंक यू सो मच सर। मैं खुद पर्सनली मेरे तरफ से ध्यान रखने की कोशिश करूंगी कि मेरे तरफ से एटलीस्ट मैं उतना कंट्रोल में रखने की कोशिश करूँ, जिसकी वजह से इतना मतलब मैं एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूट ना करूँ ग्लोबल वार्मिंग में। भले कम ना हो सके, बस मेरा योगदान उतना ना हो उस चीज में, थोड़ा कम योगदान हो, जिसकी वजह से एटलीस्ट वो घट सके बढ़ने की जगह। भारत भूषण सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर।
ये एक ऐसा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग का, इससे पूरा विश्व परेशान है, और इंसान ही नहीं, पूरा हमारा पर्यावरण भी, पशु पक्षी भी, और सभी प्रभावित हैं इससे। करेक्ट। और ये एक ऐसा टॉपिक है इस पर एक एपिसोड नहीं, कम से कम 6-7 होने चाहिए, क्योंकि पूरी विश्वव्यापी समस्या है ये। इस नो बात को डाउट। सभी जानते हैं। सबसे पहले क्या है कि इस पे चर्चा करने से पहले ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इस चीज को समझें। ग्लोबल वार्मिंग से इसके बाद में इसके क्या नुकसान है, और फिर इससे कैसे ये क्यों फैल रहा है, और इससे फिर कैसे निजात पा सकते हैं हम। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सभी जानते हैं, पूरा विश्व गर्म। अब ये देखिए कि इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। करेक्ट। ग्लेशियर का मतलब एक पहाड़ क्या बोलते हैं इसको, बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़। एक छोटा मोटा पहाड़ नहीं है, अपने जो पहाड़ देखते हैं ना, ये तो इसका मुश्किल से 10% भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, और ये जब पिघलते हैं तो एकदम से सुनामी जो आ रही है आजकल, ये इसी का प्रभाव है। एकदम से आप देखिए कि हम पानी में जब पत्थर फेंकते हैं तो एकदम से चारों तरफ से उसमें छींटे उछलते हैं चार एकदम से। आप ये समझिए कि कितना बड़ा पहाड़ जब उसमें गिरेगा तो कितना तगड़ा उसका असर होगा ग्लोबल वार्मिंग का, और जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और एक दिन ऐसा होगा कि समुद्र के किनारे के देश हैं वो धीरे धीरे समुद्र में समाहित हो जाएंगे। राइट। तो अब आप देखिए मौसम पर इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, हमारे साल में, हमारे देश में बता रहा हूँ खासतौर से, भारत देश में 3 मौसम प्रमुख हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। एक साल में 3, सभी के लिए 4-4 महीने निर्धारित किए हुए हैं। मैं थोड़ा सा समय ले सकता हूँ आपका? हाँ सर, वार्तालाप होता ही आप लोगों के लिए, प्लीज सभी अपना अपना समय लेके बोल सकते। 4 महीने होते हैं, 4 महीने गर्मी के, 4 बरसात के, 4 सर्दी के। ये हमको प्रकृति ने ऐसा, हमारे देश में ऐसा संतुलन किया हुआ है कि सर्दी सबसे पहले गर्मी से स्टार्ट करते हैं। गर्मी तेज पड़ती है तो अपने जो नदी, तालाब, समुद्र हैं, इनमें से भाप बनती है, बादल उठते हैं और वो बारिश करते हैं। जब तेज बारिश होगी तो सर्दी तेज होगी, ठंड तेज पड़ेगी, और उस ठंड का जो असर होगा वो ये होगा कि हमारा जो फसल अनाज है वो सही ढंग से तैयार होगा। आप ये देखिए, अगर ढंग की बारिश नहीं हुई तो सर्दी नहीं पड़ेगी, सर्दी नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा। तो गर्मी भी जरूरी है, बारिश भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है ना ये। अब आप देखिए कि गर्मी, अब सर्दियों के मौसम तो रहते हैं मुश्किल से जनवरी या फरवरी, मैक्सिमम 2 मंथ्स, बारिश भी 2 महीने, और सबसे ज्यादा जो पड़ रही है वो गर्मी है। उस गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, इसका सबसे बड़ा जो हमको जो परेशानी उठानी पड़ी है, आप देखिए बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो लगभग समाप्त हो चुके हैं, या कभी कभार हमको चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं, जिनमें से बाज, चील, गिद्ध। पहले छोटी छोटी चिड़िया होती थी, हाँ स्पैरो वगैरह सुबह वो के अब टाइम नहीं आती दिखते। थी। तोता भी, पैरट भी बहुत कम हो गए हैं, चिड़िया बहुत सी बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। और आप देखिए चील बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। चील और गधे थे, ये हमारे पर्यावरण को संतुलित करके रखते थे, एक तरह से हमारे सफाई कर्मी थे, नेचर। तो आप देखिए जब इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है तो सारा असर घूम फिर के मानव जाति के ऊपर आ रहा है इसका असर। तो इसका फिर कैसे फैल क्यों रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मेन जो वजह है ग्रीन हाउसेज, राइट, एग्जैक्टली। जो कि अपने घर में जो एसी लगे रहते हैं इनसे कोई खास ज्यादा होती है, लेकिन इतना बड़ा योगदान नहीं है। परसेंटेज में निकालेंगे
तो 1% भी नहीं बैठेगी ये चीज। हम्म, सबसे बड़ा जो कारण है वो ग्रीन हाउसेस का है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा मोबाइल, इंटरनेट। आप देखिए कुछ देर आप मोबाइल को हाथ में रखिए, नेट चला कर रखिए, तो इसके बाद में मोबाइल धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है रेडिएशन की वजह से। करेक्ट है। तो बहुत बड़ा योगदान है इसका मोबाइल का। और मोबाइल हमारी जिंदगी में बहुत, हम इसके एडिक्ट हो चुके हैं। मतलब ड्रग एडिक्शन से भी बहुत बुरी एडिक्शन है इसकी मोबाइल की। आप अपने मोबाइल को 2 घंटे के लिए अपने से दूर रख के देखिए, तो 2 घंटे में हमारे बेचैनी चालू हो जाएगी। या फिर कहीं आपको मार्केट में जाना है, मोबाइल को जानबूझ के घर पे छोड़ के चले जाइए, तो आपको 2 घंटे का काम 1 घंटे में ही करके फटाफट घर पे आने वाले लगेगा। चाहे किसी से कुछ भी काम नहीं आए, लेकिन मोबाइल हमारे साथ में रहना जरूरी है। सही बात है। और ये मोबाइल पूरे विश्व में छाया हुआ है, इसने बहुत जबरदस्त तरीके से कब्जा किया हुआ है। तो ये तो आपने काफी सही कहा। हाँ, और इसका जो आज के तारीख में आप देखिए, जितने इसका जो असर हुआ है, एक और असर हुआ है कि कैंसर, रेडिएशन से कैंसर फैलता है। आप देखिए एक्सरे जो करते हैं, या अपने जो और भी जांच होती है, अपने एमआरआई होती है, सीटी स्कैन भी करते हैं, तो उस रूम में जहाँ वो करते हैं वहां पे सभी को बाहर निकाल देते हैं, केवल पेशेंट को रखते हैं। हमारी जब फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ एक्सरे वगैरह करते हैं, तो उसमें भी बहुत कम समय में अगर वो रेडिएशन ज़्यादा देर रह जाए तो वो उस जगह कैंसर कर सकती है। लेजर किरणें हैं, इनसे ऑपरेशन भी होने लगे हैं आजकल। कुल मिला के फिर दोबारा हम उसी पे आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाने के लिए सबसे पहले हमको हरियाली, पेड़ पौधे लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और उन पेड़ पौधों में सबसे पहले नंबर पे आता है पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष। तो इस तरह से हम अपने आप को, ग्लोबल वार्मिंग का सेशन तो बहुत बड़ा है, काफी देर तक बोलते रहें तो भी कम पड़ेगा। जितनी हरियाली रहेगी उतनी ही ज्यादा हम अपने आप को, अच्छा आप देखिए पेड़ के नीचे बैठिए, आपको कितनी तसल्ली महसूस होगी। इसका एक छोटा सा किस्सा है कि कुछ लोग पेड़ काटने के लिए जंगल में गए और यह कहकर उसी पेड़ की छांव में बैठ गए कि आज बहुत तेज गर्मी है। तो ये एक ऐसी समस्या है ना सर कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज है। प्रॉब्लम ये हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के साथ में कि हमारी जो लाइबिलिटीज है, जो हमारी जरूरतें हैं, हाँ, उसी के साथ में कहीं ना कहीं से ग्लोबल वार्मिंग जुड़ा हुआ है। अब ऐसा बिल्कुल हो जाए जैसे एक्सरे वगैरह देख लीजिए, ये चीजें हम बंद भी नहीं कर सकते, बट ये चीज का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए भी काफी टाइम लगेगा। तो ये प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारी जो जरूरतें हैं उसके साथ में ग्लोबल वार्मिंग हाथ में हाथ लेके चलता है। वो एक बहुत बड़ी समस्या अभी जो कि खड़ी हो गई है। जैसे आपने कहा फोन वगैरह की, ये चीजें भी काफी सही है। अभी जैसे मैंने भी एक रील में भी सुना था, और अभी जैसे अनिता मैम ने भी पॉइंट आउट कराया है कि मैंने कुछ दिन पहले एक रील में भी देखा था कि बैंगलोर में पानी नहीं है। मतलब मैंने एक रील में देखा है कि कुछ लोग गए पानी का बोतल लेने के लिए, तो एक पानी के बिस्लरी का जो 20 रुपए का 20 लीटर मतलब सॉरी बॉटल है, 20 रुपए वाला, वो लेने गए हैं, वो उन्हें बता रहे हैं 500 रुपए, क्योंकि बैंगलोर में पानी कम हो रहा है, बैंगलोर में पानी की जो फैसिलिटीज है वो नहीं है। और उसके पहले भी मैंने कुछ दिन पहले भी सुना था कि सूरत सूरत में भी कुछ दिन मतलब 1 या 2 दिन के लिए पानी जो है बंद था, पानी नहीं था अवेलेबल। उसकी वजह से भी ये इतना रैपिडली बढ़ रहा है, इतना रैपिडली बढ़ रहा है, जिसकी एक लिमिटेशंस। अभी जैसे हम लोग अगर नॉर्मल सिटी में रहेंगे, मेन सिटी अगर हम लोग रहे, तो वो सब बिल्डिंग्स वगैरह से भरी हुई है, झाड़। अब मैं मेरी सिटी की बात करती हूँ, कोलकाता, मैं जहाँ पर रहती हूँ ना,
वहां पे सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, झाड़ जो है बहुत कम दिखते हैं, सिर्फ बिल्डिंग भरे भरे हुए हैं। और वैसे ही अगर मैं कोई आउटस्कर्ट्स, मतलब मैं थोड़ा कोलकाता के बाहर साइड जाऊँ, तो वहां पर तालाब है, झाड़ है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग प्रोग्रेस करने के लिए हम लोग खुद ये नहीं देख रहे कि फ्यूचर में ये प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका बहुत गंदा इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। चीजें खत्म हो रही है, चीजें घट रही है, झाड़ घट रहे हैं, पक्षी, क्योंकि हम लोग इतने सारे वायर्स लग रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रिक वायर्स लग रहे हैं। पहले ना काफी मुझे स्पैरो जो बर्ड है ना, वो बहुत पसंद है, बट वो एक ऐसी बर्ड है कि जो दिखती ही नहीं है। वो बर्ड अभी मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट उसे कब देखा है, वो भी बहुत कम दिखना चालू हो गए, क्योंकि पक्षी बैठते हैं इलेक्ट्रिक के इसके ऊपर, उनकी वजह से काफी सारे पक्षियों की अब तक जान जा चुकी है। उसमें भी कोई तरीके का बदलाव नहीं है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें कोई भी तरीके से। अब अगर जैसे कहते हैं कि पक्षी को बचाने के लिए हमें हमारे टेरिस के ऊपर पानी रखना चाहिए, खाना रखना चाहिए, खाना पानी हम रख लेंगे, बट अगर पक्षी ही नहीं होंगे उन्हें आके खाने के लिए, तो फिर वो खाना पानी का तो कोई मतलब ही नहीं होगा इन लोग तक। वैसी काफी सारी चीजें अभी जैसे रेखा मैम ने भी कहा है कि हाँ, ये रेखा मैम ने बहुत सही कहा है कि हमें जो हमारी नीड्स है उसको लिमिट करना होगा, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा। रेखा मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं मैम आपने हैंड रेज किया। और मैं सभी से निवेदन करूंगी, जो भी अपने अपने हैंड रेज करे प्लीज हैंड रेज करे रखिएगा, ताकि एटलीस्ट हम एक दूसरे के साथ में अपने आइडियाज शेयर कर सके और हम लोग खुद ही से कोशिश कर सके कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे एंड से थोड़ा कम हो सके। आप लोग प्लीज हैंड रेज रखिए। रेखा मैम प्लीज अपना हाँ, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ मैं ये कह थी कि ग्लोबल वार्मिंग इसलिए भी बढ़ रही है कि अब जैसे एक घर में एक ही जगह पर सबको जाना है, लेकिन सब अलग अलग कन्वेंस लेके जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता है कि सबके अलग टाइमिंग्स हैं, या सबको वो चाहिए, फ्रीडम चाहिए कि अपने हिसाब से जाएंगे, तो उस वजह से रोड पे ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। और जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उसके लिए जो पेड़ों को काटते हैं, तो हमें नए पेड़ दूसरी जगह पर लगाने चाहिए, जिससे कि जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो थोड़ा सा फिर कंट्रोल में हो सके। एसी का तो है ही कि एसी हमें जो है 24 पर चलाना चाहिए, उससे बिजली का बिल भी कम आएगा, गैस भी कम निकलेगी उससे बाहर। तो वो सब बहुत सारे रीजंस हैं इसके लिए, इसीलिए एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड, या ज्यादा बरसात या कम बरसात। यही तो वो प्रॉब्लम, सब जैसे ज्यादा गर्मी तो बहुत एक्सट्रीम बढ़ जाती है, पता नहीं मतलब ऐसा लगता है मुझे ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है गर्मी के ऊपर, क्योंकि गर्मी एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चली जाती है। बिकॉज अगर कोलकाता साइड, उड़ीसा साइड या फिर राजस्थान साइड, ये सारे साइड में इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। चाहे लिमिट अभी कोई भी जैसे तरीके 42 से। 40 डिग्री उड़ीसा का टेम्परेचर 42 43 डिग्री ऐसा हो रहा है, कैलकाटा का भी ऐसे ही होगा, सब जगह का वही टेम्परेचर हो जाता है इन दिनों। एग्जैक्टली। और वो ऐसा हो जाता है कि गर्मी का मौसम कहाँ जून में खत्म होना चाहिए, वो कोलकाता में ऐसा हो जाता है कि वो लिटरली अगस्त सितंबर तक चल जाता है। पता ही बढ़ नहीं जाता चलता है। है कि बारिश का समय, मतलब बारिश का सीजन चालू हो गया, नहीं होता है, वो गर्मी ही कंटिन्यू चलती है। और जो ये लगाते हैं आजकल मोबाइल टावर लगाते हैं, इसकी वजह से भी बर्ड्स खत्म हो रहे हैं, बटरफ्लाईज खत्म हो रही हैं। बटरफ्लाईज इतना दिखती थी पेड़ों के ऊपर, आजकल वो नहीं दिखती हैं। स्पैरोज, मुनिया जिनको बोलते थे, वो खत्म हो गई हैं। वही सारी चीजें, वही प्रॉब्लम। बटरफ्लाई जैसे अभी आपने पॉइंट आउट किया, मुझे तो याद भी नहीं, अरसा हो गया शायद मैंने बटरफ्लाई, स्पैरो ये सब देखा है, क्योंकि ये दिखते ही नहीं है अभी। सुंदर, वो नेचर को सुंदर बनाने के लिए काफी सारी चीजें हैं, बट वो इतनी घटती जा रही है, इतनी घटते जा रही है कि उनका दिखना कम हो चुका है। जी जी, मुकेश सर ने भी काफी थैंक यू अच्छी सो चीज मच। की कि कॉन्क्रीट जंगल होना चाहिए, जो हम ह्यूमंस को इन्वेंट करना चाहिए, जो भी काफी अच्छी चीज है, इंक्रीज होना चाहिए, ताकि हम लोग पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सके। थैंक यू मुकेश सर। प्रकाश जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं सर। थैंक यू जी। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, मतलब बात तो कर रहे हैं हम, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए। जैसे कि मैंने अभी रिसेंट में सोलर सिस्टम लगाया है। ओके सोलर सिस्टम लगाया है, वो भी इंटरेस्ट रेट पर, मतलब इंटरेस्ट पे कर वो लोन लेकर सोलर सिस्टम लगाया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी सारा मदद हो सकती है उससे। हम्म। उसके अलावा आप जो बता रहे हैं कि सब लोग व्हीकल के बारे में बता रहे हैं, गाड़ी के बारे में, गाड़ी से पोल्यूशन होता है,
तो पोल्यूशन के लिए मैंने नजदीक नजदीक 1.5 से 2.25 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट कर मैंने सीएनजी गाड़ी ली है। करेक्ट। उसके अलावा मेरे अभी 2 लड़के हैं, एक 10वीं क्लास में है और एक 12वीं क्लास में है, जो कि वो हर बार बताते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। मैं उनको हेल्थ बेनिफिट बताकर उनको साइकिल पे ही जाने के लिए अलाउ करता हूँ। एग्जैक्टली। उनको कोई अभी तक कोई गाड़ी दी नहीं है। उसके अलावा मेरे घर में केवल एक ही मोबाइल है। मेरे घर में 6 सदस्य है। 6 सदस्य होने के बावजूद भी मेरे पास एक ही एंड्रॉइड का मोबाइल है। मैं मोबाइल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। जिनवाइस की वजह से मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑनलाइन रहता हूँ या फिर अपना सिस्टम पे रहता मतलब बात करता हूँ, सबके साथ जुड़ता हूँ। उसके अलावा मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दूर मोबाइल से दूर रहता हूँ, दूर रखता हूँ मोबाइल को, और उसके रेडिएशन का किसी को तकलीफ ना हो, किसी से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब बात का मैं ख्याल रखता हूँ। इसके अलावा पंछी है, जानवर है, उनके लिए पेड़ पौधे भी मैंने लगाए हैं काफ़ी सारे। उसके अलावा मैंने हर हर प्राणी के लिए पानी की व्यवस्था करी है, ठंडे पानी की व्यवस्था करी है। मुझे कहना इतना ही है कि अभी जितने भी लोग अपने साथ जुड़े वाले हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की क्या मतलब इफेक्ट, साइड इफेक्ट है, वो बात करने के बजाय उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं और क्या दिया है, उस पे ज्यादा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने मुझे बोलने के लिए चांस दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच सर। रेखा मैम ने भी आपको आपकी तारीफ करते हुए कहा कि आपके बच्चे भी आपकी बात सुनते हैं, उस चीज के लिए सल्यूट है, एक्चुअली सल्यूट है। क्योंकि ये बहुत कम होता है, बहुत कम फैमिलीज में होता है कि ऐसे इतना स्ट्रिक्ट इसमें कि बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं एंड्रॉइड यूज नहीं करना है, तो बच्चे सुन रहे हैं। बट अभी जैसे हो गया कि बच्चों को 9th-10th में आ गया तो एंड्रॉइड। अब जैसे मेरा भी फोन यूज करना मैं कोशिश करती हूँ, वैसे तो वर्किंग आवर्स होते हैं उस वजह से फोन होता है, बट मैं कोशिश करती हूँ अगर छुट्टी वगैरह है तो मैं नेट ऑफ ही रखूँ, या तो फिर फोन स्विच ऑफ करके लॉकर के अंदर रखूँ, ताकि मैं यूज ही ना करूँ। दो चीज होती है, खुद का भी मेंटल पीस थोड़ा बचा होता है, प्लस फोन का भी जो यूज है वो काफी कम होता है। और वैसे भी सभी को पता है iOS होता है, एप्पल होता है, तो वो वैसे ही गर्म होता है और ऑलरेडी एनवायरनमेंट को और खराब करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिलीप कुमार मिश्रा जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताइए सर। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हालांकि मैं जो पॉइंट बोलने वाला था सब लोग बोल चुके हैं, जैसे रेखा मैम ने बताया, प्रकाश जी अभी बताए, या मुकेश जी बता रहे थे। तो एक्चुअली देखिए ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोग का ना आबादी जैसा बढ़ रहा है या पॉपुलेशन जैसा इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम लोग का नेसेसिटी भी उसके हिसाब से बढ़ जाता है। और उसके हिसाब से है जो है हम लोग का ज़्यादा जो हमारा खुद को लाइफस्टाइल या हमारा खुद का कंफर्ट के लिए हम लोग ऐसा ऐसा चीज़ जो है, कुछ इन्वेंशन होता है, नया चीज़ मार्केट में आ जाता है या नया चीज़ जो आ जाता है, उसको हम लोग मजबूरी से हमको ये चीज़ जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ-साथ हम लोग को भी ये वाला चीज़ जो टॉपिक है हमारा, उसी में भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलॉन्ग करता हूँ, अभी कलकत्ता में रहता हूँ। मैं भी देखा है वहाँ पर उड़ीसा में ऐसा भी कोई लोकेशंस है, जहाँ पर के टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। जैसे राजगंगपुर हो गया या संबलपुर हो गया, राउरकेला हो गया, जहाँ पर ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ है या इंडस्ट्रीज़ है, उसी इलाके में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर ऐसा होता है। तो रीज़न बीइंग कि पहला जो चीज़ है कि हमारे यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग का जो भी है, तो रीज़न क्या-क्या है? पहला चीज़ है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल अगर हम लोग प्रॉपर्ली कर पाएँगे उसको, हालाँकि अभी पहले से तो ज़्यादातर सब लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, उसके हिसाब से आबादी जो है, उसके हिसाब से इतना जो है रैपिडली ग्रो नहीं हो रहा है, पहले से काफ़ी कम हो गया है। अभी हर फैमिली में 1 या 2 जो है बच्चे होते हैं। पहले जैसा होता था, काफ़ी बड़ा फैमिली होते थे। तो ये तो एक है कि पॉपुलेशन जो हमारा वो कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लाइक जैसे अभी प्रकाश जी बता रहे थे कि हमारा जो भी हम लोग व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें जो गैस एमिशन होता है या गैस जो निकलता है, पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, या हमारा जो फैक्ट्रीज़ हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, जहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी है, ये निकलता है गैसेज़, तो उसके हिसाब से भी ये टेम्परेचर जो है धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को जो करना चाहिए कि जैसे प्रकाश जी भी बता रहे थे कि सोलर मतलब अल्टरनेटिव जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हो गया हमारा। जैसे अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आ गया है मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग अभी यूज़ कर सकते हैं उसको।
और उसके साथ साथ जैसे हमारा दूसरा हो गया कि आपका मान लीजिए कि सोलर पंप एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसके हिसाब से भी हम लोग उसको काफ़ी कम कर सकते हैं, जो हमारा पॉल्यूटेड जो भी होता है गैसेस वगैरह जो होता है उसको कम करने के लिए। सिमिलरली जैसे रेखा मैडम बता रहे थे कि नहीं, जैसे हमारा यहाँ पर आबादी बढ़ने के साथ साथ ज़्यादातर जो है ऑर्गेनाइजेशन होने के चलते जो है मकान वगैरह बन रहा है, ज़्यादातर फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स वगैरह बनने लगा है, और उसके हिसाब से हम लोग ज़्यादातर जो है पेड़ वगैरह काट रहे हैं, उसके हिसाब से भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उसके जैसे भी हम लोग का आसपास भी हम लोग को ये चीज़ करना चाहिए कि हम लोग भी थोड़ा बहुत जो है ना एनवायरनमेंट को, ये वाला चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए हमारा आसपास कहीं पर अगर थोड़ा सा जमीन कहीं होता है, खुद का अगर गार्डन होता है या कहीं पर हम लोग का पार्क्स वगैरह होता है, वहाँ पर हम लोग ना कोशिश करते हैं कि नहीं चलो जो है पेड़ वगैरह जो है जितना भी हो सके हमारे एंड से उसको भी हम लोग उसको यहाँ पर लगा सकते हैं उसमें, तो सो दैट कि एटलीस्ट कुछ का कुछ हम लोग मदद कर पाएंगे ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग का डिफॉरेस्टेशन हो जाता है या पेड़ काट दिया जाता है, उसी के चलते जो है ना ये वाला चीज जो है हो नहीं पाता है, ये चीज जो टोटली इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए हम लोग को सभी को ये वाला चीज करना चाहिए कि थोड़ा सा पेड़ पौधों के हमारा घर के आसपास कहीं पर भी हम लोग को ये वाला थोड़ा सा उसको भी लगाना चाहिए उसको। और सबसे बड़ा चीज है कि इसके चलते ना हम लोग का कुछ पॉलिसीज भी बनना चाहिए। ये फिर देखिए ये तो हम लोग इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से या इंटरनेशनल लेवल पे भी ये वाला ऐसा कुछ जो है पॉलिसीज भी होना चाहिए जहां पर ये चीज के ऊपर ज्यादा फोकस हो, सो दैट कि इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस होता है या पोल्यूशन कैसे कम हो सकता है, उसी के ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस भी होना जरूरी है उसके लिए। बस इतना ही मैं बोलूँगा। थैंक यू सो मच सर। जैसे सर ने भी बताया काफी अच्छे तरीके से कि हम लोग को ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव, अगर हम कोई चीज ऑप्ट कर रहे हैं तो उसकी जगह पे हम लोग को ऑल्टरनेटिव ये करना चाहिए। हम लोग खुद के घर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज हम लोग चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से एक लार्जर स्केल पे बंद हो, उसे थोड़ा समय लगेगा, ऑब्वियसली चेंजेस को समय लगता है, बट हम लोग हमारी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं कुछ बेसिक चीजें करके। बेसिक चीजों में से भी हम लोग थोड़ा पानी कम वेस्ट करना ये कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर पानी भी गर्म पानी अगर हम यूज करते हैं तो वो भी लूक वार्म वाटर यूज कीजिए, ज्यादा गर्म पानी ना यूज करते तो ज्यादा बेटर होगा। फिर उसके साथ ही साथ में हम लोग जो डिवाइसेस वगैरह को चार्ज पे रखते हैं, चाहे वो फोन हो चाहे वो कोई भी गैजेट हो, तो कोशिश कीजिए कि हम उसे 100%, क्योंकि मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर मैं मेरी मम्मी को अगर मैं बोलूंगी फोन चार्ज पे रखने के लिए, वो अगर उनका फोन चार्ज पे रखेंगी तो वो एंड तक देखेंगे 100। वो मेरे भाई ने उनको एक आदत लगाई है कि 100 तक नहीं करें आप, 100 के नीचे 80 तक रखिए या फिर 70 तक रखिए, बस उससे ज्यादा आप चार्ज ना करिए। और फिर जितने भी डिवाइसेस वगैरह अगर आपने चार्जर वगैरह भी लगा के रखे तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका यूज हो चुका है तो उसको ऑफ कर दीजिए। अगर आप लोग खाली पे बैठे रूम के अंदर तो मोस्टली कोशिश कीजिए या तो एकदम छोटी डिम लाइट जिसकी एनर्जी कम यूज होती हो वो वाली लाइट, या तो फिर कोशिश कीजिए कि अंधेरे में बैठिए, थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगेगा, आपको भी बेटर फील होगा। साथ ही साथ में ठीक है फैन चालू करके नॉर्मली अंधेरे में आप शांति से भी बैठ सकते हैं, या फिर अगर कोई बुक रीड करना चाहते हैं, कोई डिम लाइट हो थोड़ी, मतलब ज्यादा नहीं थोड़ा सा डिम लाइट, ये सारी चीजों के माध्यम से भी हम लोग कम कर सकते हैं। मंजुला जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और बताएं मैम आप क्या शेयर करना चाहेंगे। आवाज आ रहा है ना? हाँ विजय मैम बताए। हाँ नहीं, मैं बोल रही हूँ जितना होता है हम अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। मेरे उधर कबूतर आते हैं, उनको पानी देती हूँ। बाहर के बहुत सारे डॉगी है, उनके लिए बॉटल भर के और एक कटोरा रहता है, उनको पानी भी देती हूँ, खाना भी देती हूँ। वो तो मेरी आदत है। उनको तो पानी पीने को भी नहीं मिलता, वो गंदा पानी पी लेते हैं। राइट, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। करेक्ट, हम सही ही कहा। से शुरुआत हुई तो वो और भी अच्छा। राइट राइट, मैं भी वही कहती हूँ जैसे आपने बताया, ये बहुत अच्छी चीज है। जो भी जानवर है उनको हम लोग कोशिश करें कि हम लोग उनको खाना दें, ये करें। मेरे घर पे मुझे और मेरे भाई को जानवर काफी पसंद है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर जब भी जाए उनके साथ में थोड़ा खेलते हैं, खाना वगैरह पानी हो कुछ भी हो बिस्किट्स वो लेकर दे उनको खिलाने के लिए। हम लोग कहीं घूमने भी जा रहे हैं, कहीं अगर टूरिस्ट प्लेस में भी जा रहे हैं तो हम लोग कोशिश करें कि अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक वगैरह है तो वो टूरिस्ट प्लेस को भी ना गंदा करे, और साथ ही साथ में गंदा भी हो रहा है तो इंडिया ही गंदा हो रहा है, चाहे कोई भी स्टेट में हो, तो कोशिश करें कि वो वापस हम उससे लेकर आ जाए, प्लास्टिक के अंदर डाल के घर पे आके फेंक दे, या फिर कोई
डस्टबिन में ही फेंके, यहाँ वहां लिटर करना अच्छी बात नहीं होती। काफी साफ सुथरा हम जितना रखेंगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि प्लास्टिक जमेगा, पानी नहीं जाएगा, ड्रेनेज ब्लॉक होगा, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स होगी, इन्फेक्शंस होंगी, काफी सारी चीजें हो सकती है। थैंक यू सो मच मैम बताने के लिए। मंजुला जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए, बताएं आप क्या शेयर करना चाहेंगे आज हमारे साथ में। मैं रखती हूँ, थोड़ा काम करने के जा रही हूँ। धन्यवाद। मंजुला कोठारी जी, अगर आपको आवाज आ पा रही है। यस। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, मैं बता रही थी एक्चुअली मैं अभी 2 साल पहले शिमला गई थी, सोलम। शिमला के पास में सोलम एक जगह है, वहां पे गई। तो वहां से हम लोग शिमला जा रहे थे। तो वहां पे आप बिलीव नहीं करोगे, लोग माउंटेन्स को चला के जला रहे हैं। ऐसे हम बोलते हैं कि माउंटेन्स में आग अपने आप लग रही, वहां माउंटेन्स को चला के जला रहे हैं। वो जला के फिर माउंटेन्स तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद वहां पे कंस्ट्रक्शन चालू है। तो हम कितनी जगह ग्लोबल वार्मिंग को करेंगे? कंस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन, मान लिया पॉपुलेशन है भाई, बच्चे तो जो पैदा होंगे वो होंगे। उल्टा ऐसे कि पॉपुलेशन बेस बोलोगे तो अभी कुत्ते के लिए भी एक गाड़ी रहती है लोगों के पास में, तो राइट, कि गार्डन में जाना, कुत्ते को लेके जाना, इसलिए कुत्ते के लिए गाड़ी। तो ये तो हमारी सोच है ना। इस सोच को तो हम लोग जब तक ठीक नहीं करेंगे तो कोई भी ठीक नहीं करेगा। आज माउंटेन्स जला रहे, इतनी तकलीफ हुई है। फेसबुक में मैंने आर्टिकल भी डाला कि ऐसे कोई माउंटेन्स जलाए जाते हैं खाली कंस्ट्रक्शंस के लिए, आप लोग ये सब काम कर रहे हैं। एक आदमी का एक घर, बच्चे का घर अलग, कुत्ते का घर अलग। ये क्या तरीका समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से चल रहा है। फिर एडवर्टाइज बहुत आते हैं, आम के बीज जमा करो, जामुन के बीज जमा करो। आप रास्ते में जाते हो तो वहीं पे कहीं पे बैरन लैंड एरिया दिख रही है, वहां पे फेंक दो। वहां तो फेंक दे, ठीक है, बात मानते हैं। बट अगर वहां पानी नहीं जाएगा तो वो बीज का क्या होगा? कोई सेंस नहीं है उसको बीज को फेंकने का, करने का। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बट मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा है। और मैं भी कैलकाटा ही रहती हूँ। कैलकाटा में जिस दिन आलिया आया था, आज से 2 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले आलिया तूफान आया था, याद है? कोविड के आसपास, हाँ, उसी टाइम पे आया था। तो पूरे पेड़ पौधे गिर गए थे, पूरे पेड़ पौधे गिर गए। ऐसे ही मेरा भतीजा वहां पे वो अपनी पूरी टीम को लेके जाके वो सब गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब में बात करके वहां जो विक्टोरिया एरिया में जितने पेड़ गिरे हैं, करीब 150 पेड़ उन लोग ने वापस स्ट्रेटन करके लगाए हैं। तो अब ये तरीका है, हमको सपोर्ट इन लोगों को देना जरूरी है कि इन लोग कुछ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के बेस पे खाली काम को देखेंगे तो कोई काम नहीं होने वाला है। हमको खुद को भी लगना पड़ेगा काम में, तब जाके काम होगा, नहीं तो कहीं काम नहीं होगा। थैंक यू सो मच मैम। ये मंजुला जी ने बहुत सही की। उन्होंने शिमला वाली जो बात कही वो मैंने खुद भी नोटिस की है कि ऐसे हो रहा है कि माउंटेन्स में मतलब टनल वगैरह बनाने के लिए माउंटेन्स को लिटरली उसमें होल किया जा रहा है। शिमला में भी मैंने देखा, मैं रिसेंटली गई थी तब मैंने भी खुद देखा कि ऑब्वियसली माउंटेन्स में से जितने भी तरीके से हैं पेड़ पौधे तो वैसे ही कट रहे हैं, प्लस माउंटेन्स में भी होल करके टनल बनाया जा रहा है। ये भी काफी गलत चीज है जो नहीं होनी चाहिए। जैसे मंजुला मैम ने भी कहा कि चीजें हमारी तरफ से स्टार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी तरफ से ही स्टार्ट होना, जैसे मैम का भी कहना था कि कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करती हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट मंथली आप लोग एक प्लांट कहीं ना कहीं से लगा सके, या फिर वीक में एक बार या फिर 2 वीक में एक बार कोई एक प्लांट आप लोग लगा लीजिए। आपके अपने ही घर के आसपास लगाइए या फिर थोड़ा कहीं दूर। उससे एक तो आपके घर पे भी छाव रहेगी, सामने आपकी फ्यूचर, आपके बच्चों के लिए भी वो चीज काफी बरकरार रहेगी। हम खुद से ही स्टार्ट करेंगे तो चीजें थोड़ी बहुत बदलाव आना चालू होंगे। आगे हम बढ़ते हैं तुषार मिस्त्री सर के पास। तुषार मिस्त्री जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं सर। हाँ, नमस्कार। नमस्ते सर। ग्लोबल वार्मिंग के असर कम करने के लिए हम गिलहरी सा काम कर सकते हैं। हम जब खास करके बड़े शहरों में वाहन लेकर जाते हैं, वो पेट्रोल या डीजल का, तो 4 रास्ते पर जो सिग्नल होते हैं वो जब बंद होते हैं तो 2-3 मिनट इसमें लग जाती है। तो हम इस समय
जो वाहन बंद कर दे तो पेट्रोल का जो धुआं है वो कम होगा। हाँ, तो एक प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, मोबाइल के रेडिएशन का कम करने के लिए एक गौ के गोबर की टिकड़ी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आती है, वो मोबाइल के पीछे लगाए तो मोबाइल का रेडिएशन हमें कम लगता है। ऐसा प्रयास हम कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच तुषार जी ये शेयर करने के लिए। आगे हम सिमरन जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? प्लीज अपना माइक कट कर बताएं सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। मेरा ये निवेदन है कि ये जैसा इसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, तो ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है। अमेरिका के आदमी या अफ्रीका के आदमी गलती करेगा, उसका खामियाजा भारत में जयपुर में बैठे व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। जो ओजोन परत है वायुमंडल की, उसको नुकसान हो रहा है गैसों से। जो गैसों का उत्सर्जन जो अपन लोग कर रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, गाड़ियों में, रेफ्रिजरेटर में, मोबाइल में, जो भी अपन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, उनसे ओजोन जो परत है वो क्षतिग्रस्त हो रही है और उसका जो होल है वो बहुत चौड़ा हो गया है। अब उसमें उसको कैसे, गैसों के उत्सर्जन को अगर कम करेंगे तो वो होल भी सकड़ा हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। अपन जो वर्ल्ड लेवल पे जो इसके बारे में जो बार बार जो सम्मेलन हो रहे हैं उनमें काफी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पालना कोई नहीं करता। मेरा ये मानना है कि ये समस्या तो है वैश्विक और इसका समाधान है एक व्यक्ति के पास। इसका जो गैप है वो बहुत बड़ा है, तो इसमें व्यक्ति प्रयास करे, सरकारें प्रयास करें, इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास हो, सख्त कानून बनाए जाएं, जब जाकर के इसका समाधान हो सकता है। एक विकट समस्या है और इससे देखना आगे आने वाले भविष्य में मनुष्य जाति को बहुत ही परिणाम भुगतने पड़ेंगे, बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सही कहा सर आपने। अगर हम लोग अभी से कोशिश करेंगे चीजें रोकने की, तो जाके शायद हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो थोड़ा बेटर रह पाएंगे। जैसे कुछ चीजें हैं, अगर हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश करें कि हम लोग गाड़ी जो है कम ड्राइव करें, मतलब अगर हमें आसपास में कहीं जाना है, हम लोग कोशिश करें कि हम इससे प्रकाश सर ने भी काफी अच्छी चीज कही कि साइकिल के माध्यम से, ये थोड़ा बहुत चल के, इससे भी दो चीज होती है। एक, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारा स्टेमिना भी अच्छा रहता है। साथ ही साथ में हम जब जाते हैं तो हमारी जो पोल्यूशन जितनी होने के चांसेस है वो थोड़े कम होते हैं। साथ ही साथ में पानी अगर हम थोड़ा कम वेस्ट करें, वो चीज हम कर सकते हैं। रेखा मैम ने भी काफी अच्छी चीज बताई कि हम लोग रिसाइकल काफी ज्यादा कर सकते हैं, चीजें वो ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स जो है वो बहुत तरीके से पोल्यूशन में, ये सारी चीजों पे बहुत काम आता है। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि चाहे हम सब्जी लेने जाए, चाहे हम कपड़े लेने जाए, कोई भी चीज लेने जाए, तो एटलीस्ट हमारे पास हम लोग एक कपड़े का बैग जो हम लोग लेते हैं वो एक लेकर जाए साथ में बैग के अंदर। तो उससे क्या हो जाएगा, हम जो प्लास्टिक बैग्स है वो कम लेंगे, साथ ही साथ में हम उन्हें कम फेंकेंगे, कम डिस्पोज करेंगे। उससे भी एक तरीके से हम लोग एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि प्लास्टिक का भी कम यूज होता है। प्लास्टिक के जो बॉटल्स आते हैं बिस्लरी वगैरह, वो भी कोशिश कीजिए बाहर से आप कम लेके जाए। बॉटल हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए, कोशिश कीजिए दूसरी स्टील की बॉटल वगैरह रखने के लिए। तो ये फेंकेंगे नहीं हम, तो इनका दूषित यूज भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं मीना अग्रवाल जी की तरफ। मीना अग्रवाल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। मैम, हो सकता है कि ये हमने आज काफी लेट ज्वाइन किया क्योंकि हमारे यहाँ हवन था, तो हो सकता है ये पॉइंट शेयर हो गया हो, हमने सुना नहीं है। नदियों के बारे में जैसे हम अब ये हो गया है मूर्ति विसर्जन, मैम ये हो तो नहीं चुका है पॉइंट? सॉरी मैम, एक बार वापस रिपीट कीजिएगा। जैसे नदियों में जो मूर्ति विसर्जन किए जाते हैं, तो उसके अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत मूर्तियां बनने लग गई हैं। उसकी जगह अगर गोबर की या फिर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाएं और वो विसर्जित की जाएं, तो नदियों का, तालाबों का, इनका पोल्यूशन रुकेगा। या फिर अगर हम मान लीजिए और भी करते हैं, तो उनका जैसे घर में भी निकलता है पूजा की सामग्री, ये वो नदियों में डालने के बजाय
उसका अगर हम भू विसर्जन, मूर्तियां हैं जैसे लक्ष्मी गणेश जी की और वो है, तो भू विसर्जन स्टार्ट कर दें तो इससे भी वाटर पोल्यूशन बहुत कुछ रुकेगा। ये बहुत अच्छी चीज पॉइंट कही मैम। मूर्ति तो एक ऐसे भी, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो चाहे दुर्गा पूजा हो, हमेशा कोशिश करना चाहिए सबको कि वो छानी माटी भी होती है जो यूज किया जा सकता है। आप घर पे ही छोटी सी मूर्ति बनाए, हम श्रद्धा से कर रहे हैं जो भी चीज कर रहे हैं, चाहे वो हम बड़ी मूर्ति लाए छोटी मूर्ति लाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, श्रद्धा से हम कर रहे हैं। छानी माटी का उपयोग करें, और अगर हमें उसे विसर्जन भी करना है तो हमें हमारे घर पर ही हम उसे विसर्जन करें, ताकि हम, एक चीज भी अच्छी होती है कि हमें एक बाहर जाके हम उसका पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट करते। प्लस छानी माटी भी ऐसी होती है कि जो तुरंत पिघल भी जाती है, उससे ज्यादा दूषित भी नहीं होता है। और फिर वो पानी को ठीक है आप दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं, चाहे अगर आपको पानी, झाड़ को पानी देना है या कुछ साफ करना है, उस चीज में भी अगर आप सारे मतलब वॉशरूम साफ करना है, कोई भी चीज में आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये काफी एक अच्छा पॉइंट आपने बताया मैम, और ये पॉइंट नहीं शेयर हुआ ना, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सैयद हैदर जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताइए सर। हाँ हेलो जी सर। जैसे मेरा एक कहना ये था भी कि बरसात के पानी को हम लोग रीस्टोर स्टोर कर करके रखें, उसका Exactly. यूज करें, और जैसे गार्डनिंग में या किसी और काम के लिए, तो उससे भी वाटर लेवल का बहुत असर पड़ता है जमीन पर। और जैसे Right. गांव देहात में उसको बरसात के पानी को बहुत सारे ऐसे तालाब बना के रखें हर जगह, छोटा मोटा तालाब, तो उससे भी वाटर लेवल का मेंटेन किया जा सकता है, बरसात के पानी को सेव करके। राइट। काफी अच्छी पॉइंट आपने शेयर किए सर। ऑब्वियसली बरसात का पानी अगर हम लोग स्टोर करके रखे तो वो हम लोग सिर्फ मतलब अपनी नॉर्मली फिर ऐसे कहें, चाहे कपड़े धोने, बर्तन धोने में, ये सारी चीजों में वो यूज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मोटर का पानी नहीं यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैप वाटर जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारा इलेक्ट्रिक बिल बचेगा, हम लोगों का वाटर बिल बचेगा। ये काफी अच्छे पॉइंट आपने शेयर किया है सर। रेखा सिंगला मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताएं मैम। हाँ, अभी जो मीना मैम ने जो मूर्ति विसर्जन का बताया, तो यहाँ उड़ीसा कटक में जो मूर्ति विसर्जन होता है दुर्गा पूजा का, कार्तिक पूजा का और विश्वकर्मा, तो यहाँ की सरकार ने क्या किया है, वो जो हवा भरने वाले जो नहीं होते हैं एक बड़े से, उनको जैसे बच्चों के होते हैं टब होते हैं, जो हवा पंप भर देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं बच्चे, उसमें स्विमिंग टाइप का करते हैं। हाँ, उसी के अंदर विसर्जन। हाँ जी, तो यहाँ पर सरकार नदी, महानदी है यहाँ पर, तो उसके पास रख देती है सरकार, वैसे बड़े बड़े उसमें पानी भर देती है, और वहां पर फिर सिक्योरिटी रहती है कि आपको नदी में विसर्जन नहीं करना है, इसी में आपको मूर्तियों का विसर्जन करना है। वो काफी अच्छी चीज है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी अगर मूर्ति का विसर्जन भी हो जाता है, अगर कुछ चीजें हैं, जैसे मुझे फील होता है, पता नहीं है आर्ट में भी जो मूर्ति बनाते होंगे वो शायद गलत फील करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है अगर जो मूर्ति के लिए माटी जो यूज होता है, या फिर कुछ कुछ मूर्ति होती है ना बड़े, जो कि अच्छे से ये नहीं होते, मतलब पिघलते नहीं है, रिकंस्ट्रक्ट नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अगर कोशिश करके वो वापस से उन्हीं के पास लेकर जाया जाए, अगर और वो उन्हें किसी तरीके से वापस से रीयूज करे, तो वो भी एक अच्छी चीज हो सकती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, मूर्ति पूरी खराब भी नहीं होगी, साथ ही साथ में वो जो एक है वापस से उन्हें भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और वापस से एक मूर्ति काफी अच्छी सुंदर से बन के भी आएगी, विच आई फील, मुझे से लगता है कि होना चाहिए, ये एक चीज करनी चाहिए। जो भी हमारे जो बनाते हैं मूर्ति वगैरह, वो एक योगदान उनका दे सकते हैं, अगर ये चीज वो इंक्लूड करें। मुझे तो मूर्ति विसर्जन का सिस्टम ही बहुत गलत लगता है। वो जो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं, उनको हाथों को तोड़ के, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को वो लोग तोड़ तोड़ के, जैसे हाथ अलग तोड़ के फेंके, पैर अलग तोड़ के फेंके, तुम 9 दिन उनकी पूजा कर रहे हो और फिर लास्ट में इस तरह से उनका विसर्जन कर रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं लगता है इस तरह। हाँ एग्जैक्टली, ये काफी गलत चीज है, इसलिए मैंने कहा, तो मतलब अगर उससे किसी तरीके से रीयूज किया जाए ना, तो वो एक अच्छा होता है। मतलब वो ऐसा होता है ना कि पूरे 9 दिन आप एक चीज की आरती करो, फिर उसके बाद में जब जैसे 10वां दिन आ जाए, आप उसको सिर्फ मूर्ति ही समझते हैं, वो भूल जाते हैं कि उसके अंदर देवी वास करते हैं या कुछ नहीं, बस वो एक मूर्ति ही है, ये लगता है सबको। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। There should be a pipeline for split AC when can be constructed in such manner that it goes directly to the garden, so water will not be waste. Very true मैम, ये आपने बहुत सही कहा मंजुला मैम, कि पाइपलाइन का स्प्लिट एसी के लिए जो भी है गार्डन से रिलेटेड, या फिर अभी मैं मेरे घर का बताती हूँ, हमारा घर की जब हम लोग एसी चालू करते हैं रात को, तो पाइप जो जहाँ से वेस्ट पानी आता है, उसके नीचे हम लोगों ने एक बकेट रख दिया है,
तो जो भी पानी को गिरता है वो सवेरे हम यूज करते हैं, जो भी पर्पस के लिए हमें लगता है, चाहे वो कोई भी पर्पस के लिए, हम लोग वापस से रीयूज करते हैं। तो हम लोग एक कोशिश करते हैं कि बालकनी में या तो उसके नीचे पौधा रख दे, या तो फिर उसके नीचे कोई बकेट रख दे, कोई बड़ा सा पतीला रख दे, ताकि वो वाटर वापस से रीयूज हो सके। ये चीज आपने काफी अच्छी कही, ये चीज मैं खुद करती हूँ पर्सनली, तो ये बाकी सारे लोग भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश करती हूँ, शायद थोड़ी छोटी चीज से कुछ डिफरेंस आ सके। मीना अग्रवाल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और बताएं। हाँ मैम, इसमें हम भी करते हैं, जैसे आरओ का जितना पाइप से पानी बैक वाटर निकलता है जितना, वो सारा पानी हम बकेट्स में स्टोर कर लेते हैं, और वो कपड़े धोने के लिए या पोछा लगाने के लिए, घर की सफाई के लिए, वो एक भी बूंद वाटर हम वेस्ट नहीं करते हैं, पूरा स्टोर कर लेते हैं। ये काफी अच्छी चीजें कहते हैं मैम, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। भारत भूषण सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और बताएं सर। हाँ जी, अभी क्या है कि प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आज हमको मार्केट में कोई सामान लेने जाना है तो हम अपने हाथ में कागज का या कपड़े का बैग लेके जाना, हम अपने ऐसा समझते हैं, अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं कि हमारे हाथ में कपड़े का बैग है, तो हमको, लेकिन होता क्या है कि हम मार्केट से कोई सामान लेके आते हैं प्लास्टिक बैग में, और रास्ते में किसी कारण से उसमें पीछे कोई जानवर भी हो सकता है, गाय है, कुत्ता है, और उसको फैला दे, या किसी से हम टकरा जाएं तो वो सारा सामान सड़क पे बिखर जाता है। तो और जबकि उसमें कपड़े के बैग में सुरक्षित भी रहता है और प्लास्टिक से भी निजात मिलती है। मैं तो जब बाइक पे मार्केट निकलता हूँ तो अपने साथ में कपड़े का थैला रखता हूँ अपने साथ में, चाहे मुझको कुछ लेना है या नहीं लेना है, वो मेरे साथ में जरूर रहता है, क्योंकि कोई पता नहीं। और मार्केट से सब्जी भी लेता हूँ तो उनसे मना कर देता हूँ, भैया ये प्लास्टिक मुझको नहीं चाहिए, ये अपने पास में रखो। मैं कपड़े का बैग इसीलिए लेके आया हूँ कि आप इसमें सब्जियां दें। बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है जिनमें नहीं हो सकता है, उनके लिए ही प्लास्टिक बैग यूज करता हूँ। ये सही कहा, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, सपोज मैं कोई बैग नहीं लेकर गई हूँ कपड़े का, और मैं कहीं कपड़े लेने गई हूँ, कुछ शॉपिंग करने गई, वहां से पेपर बैग हो, हमारे घर पे कवर्ड ही है जिसमें सिर्फ पेपर बैग्स भरे हुए, मतलब मैं लाकर सारे पेपर बैग रख देती हूँ कि प्लास्टिक बैग कम यूज हो, पेपर बैग ज्यादा यूज हो। मैं जिसको भी कहीं भी कुछ लेके जाना होता है पेपर बैग ही निकाल के देती हूँ, वापस लाके वही रखने को देती हूँ। तो पेपर बैग हम लोग ज्यादा यूज कर सकते हैं, कपड़ों का बैग ज्यादा यूज कर सकते हैं। मैं खुद कपड़ों का बैग जो है ना, अपने घर पे अगर मान लो सिलाई मशीन है, तो जो आप पुराने कपड़े हैं घिस जाते हैं या फट जाते हैं, तो उनसे वो बैग बहुत अच्छे निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। तो यूज भी हो जाता है उनका और अच्छे भी लगते हैं वो। पहले, आज से लगभग 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपके लिए, कि मार्केट से हम जैसे कुछ दही वगैरह दूध लेने जाते थे, या तो घर से बर्तन लेके जाइए आप, या फिर वहां से मिट्टी के बर्तन मिलते थे, कुल्हड़ बोलते हैं जिनको, और उसके बाद में ये पत्तल के दोने चले थे। अब तो हर चीज में प्लास्टिक आ गई है, तो प्लास्टिक में ही चलते हैं। दही भी लेना है तो आपको कुल्हड़ में देते थे, और पानी भी आप देखिए कि पानी का भी अलग सिस्टम था। हम सफर में करते थे तो अपना एक आता है, ये कैनवास वो आता है, इसका अलग ही कपड़ा आता है, तिरपाल बोलते हैं जिसको, उसका बनाते थे पानी का, और उसमें सिलाई करके और उसके ऊपर वो लगा देते, उसको बाहर जिस पानी उसमें हल्का हल्का सा रिश्ता रहता था। ज्यादातर ट्रक वाले और बस वाले यूज करते थे उसको। सफर में जैसे ट्रेन में जा रहे हैं तो पानी भर के साइड में लटका दीजिए, तो उसमें क्या है कि बहुत ठंडा पानी, फिर से भी ज्यादा ठंडा पानी हो जाता था 1 घंटे के अंदर। इतनी अच्छा वो था वो। तो अब तो क्या है, प्लास्टिक की बोतल आ गई, और बोतल भी क्या है कि हम अपने साथ में तो घर से ले जाना पसंद करते ही नहीं है। जहाँ भी है वहां से पता नहीं कैसा पानी है, लेकिन उसको, उसमें प्लास्टिक की बोतल का जो पानी है खरीदना, उसको अपनी शान समझते हैं कि देखिए हमारे पास में प्लास्टिक की बोतल है। नहीं तो पहले जमाने में छोटी छोटी सुराही चलती थी,
उनके स्टैंड होते थे, कहीं सफर में जाते थे वो स्टैंड में सुराही को लगाकर ले जाते थे, और उससे ठंडा पानी भी मिलता था। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टील की बोतल लेके जाऊँ, एक पानी पीने के भी काम आता है, दूसरा सेल्फ डिफेंस के भी काम आ जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि वही लेकर जाऊँ। और जैसे आपने बताया, आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए, आपके पास में प्लास्टिक की 2 लीटर की बोतल है, सभी के पास मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स में आती है। उस बोतल को फेंकिए मत, और उसको साफ करके अच्छे मतलब पानी से धो के, जिससे उसके अंदर स्मेल ना रहे, उसके ऊपर सूती कपड़ा लपेट दीजिए 3-4 लेयर में, अच्छी उसको टाइट कर दीजिए, उसको बांध दीजिए सिलाई करके, फिर उसको पानी भर के उसमें जो ऊपर जो कपड़ा है उसको गीला करके रखिए, और जितनी तेज गर्म हवा उस कपड़े पे लगेगी उतना ही ज्यादा उसके अंदर का पानी ठंडा होगा। हाँ, मैंने ये काफी सारी जगहों पे देखा है। बस यही आप ये देखिए कि आप ये वो जो ऊपर जो कपड़ा है बोतल के ऊपर वो गीला रहना चाहिए। इसका आप छोटा सा उदाहरण अपने हाथ पे, जैसे तेज गर्मी लगती है ना, पंखे के नीचे हम बैठते हैं तो अपने हाथ को थोड़ा सा गीला कर लीजिए हल्का सा, तो आपको देखेंगे जहाँ पे वो पानी है ना वहां पे आपको ठंडक महसूस होगी। और यही प्रोसीजर उसमें रहता है बोतल में। सही कहा सर आपने। प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से भी काफी परेशानी आ रही है, पशु भी खा जाते हैं उनको, जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती है। सही कहा सर आपने। काफी सारे लोगों ने काफी सारी चीजें शेयर की हैं जो कि काफी इंफॉर्मेटिव भी थी। हम कोशिश करेंगे, हम लोग हमारी तरफ से, कि थोड़ा थोड़ा करके ही सही हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके। चाहे वो हमारा लाइट का स्विच ऑफ करना हो, एसी कम थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे यूज करना हो, कम देर के लिए यूज करना हो, मोबाइल्स को थोड़ा कम यूज करना हो, प्लास्टिक्स कैरी करना थोड़ा कम करें, प्लास्टिक के बॉटल यूज करना, ये सारी चीजों को थोड़ा, पानी वेस्ट करना, रिसाइकल चालू करना, ये सारी चीजें कर करके हम थोड़ा कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं सोसाइटी की तरफ, ताकि ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा कम हो। आज का ये सेशन काफी अच्छा था, काफी इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सभी को कि आप सभी ने इतनी सारी चीजें शेयर की हैं हमारे साथ में आज इस प्लेटफॉर्म पे, और काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है। थैंक यू सो मच सभी का। आज का जो सेशन है हम ये पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए।